Hello, students, and welcome back to Humanities. This is your geography educator Archita Mishra back with the first chapter of your book 2 Population Distribution, Density Growth and Composition. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. सबसे पहले हम इंडिया की पॉपुलेशन जान लेते हैं. इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि इंडिया की पॉपुलेशन 1210 मिलियन है, दैट इज़ 121 करोर्स. ये सारा डेटा 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है. नाउ अब आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है कि जब कंबाइंड पॉपुलेशन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जाती है तो भी वो स्टिल लेसर होते हैं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया से. सो सच अ लार्ज पॉपुलेशन इज़ ऑफ कोर्स एन एसेट बट ऑल्सो इट लीड्स टू मैनी प्रॉब्लम्स लाइक प्रेशर ऑन इट्स लिमिटेड रिसोर्स. मतलब अब एक कंट्री है जहाँ पर सिर्फ 10 पीपल हैं और दूसरी कंट्री है जहाँ 100 पीपल हैं. सो जब रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो 10 पीपल वाली कंट्री में नेट जो रिसोर्स रहेगा पर पर्सन वो ज़्यादा रहेगा, वेरेस जो 100 पीपल वाली कंट्री है उसमें जो नेट रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पर पीपल कम होगा बिकॉज वो बढ़ जाएगा. वो जो रिसोर्सेज रहेंगे वो ज़्यादा लोगों में बढ़ जाएंगे, देयरफॉर जो नेट रिसोर्स 1 पर्सन का रहेगा वो कम रहेगा. नाउ द सेकेंड थिंग इज़ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. जब कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है तो ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आते हैं. ज़्यादा सोशल चैलेंजेस होंगे, जॉब्स कम रहेंगी और रिसोर्सेज भी कम रहेंगी, लोग ज़्यादा रहेंगे तो एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगा, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एमर्ज होती हैं. नाउ व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द पॉपुलेशन डेटा. हम बता तो रहे हैं कि सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, 121 करोर्स ऑफ पॉपुलेशन है, बट ये सोर्स ये कहाँ से आता है डेटा. सो दिस डेटा कम्स फ्रॉम सेंसस. व्हाट इज सेंसस? सेंसस इज़ अ पॉपुलेशन सर्वे. पॉपुलेशन का जो सर्वे होता है उसे हमारे कंट्री में सेंसस कहते हैं. अब वो सेंसस कब या कैसे कंडक्ट करा जाता है? हर 10 ईयर्स पे, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स आवर कंट्री कंडक्ट पॉपुलेशन सेंसस. और इसमें 2 डिटेल्स वेरी इंपॉर्टेंट है. ये कि सबसे पहला पॉपुलेशन सेंसस कब हुआ था? वो था 1872 में, बट इट वॉज नॉट कंप्लीट. सो अगर पूछा जाएगा कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ तो हम लोग हमेशा 1882 को बोलेंगे, क्योंकि वो एक 1881 को बोलेंगे, सॉरी 1881 को बोलेंगे क्योंकि वो एक कंप्लीट सेंसस था. इसके पहले कभी भी कंप्लीट सेंसस इंडिया ने कंडक्ट नहीं किया था. सो अब हम लोग फर्स्ट फीचर को डिस्कस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. इसका मतलब हमारे कंट्री में पॉपुलेशन किस तरह से बटी हुई है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई है. क्योंकि हमारा लैंड फॉर्म, क्योंकि हमारा फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है वो बहुत अनइवन है, इसलिए हमारी पॉपुलेशन भी हाईली अनइवन है. कहीं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो कहीं पॉपुलेशन बहुत कम है. और जो पॉपुलेशन अनइवन होने का रीज़न है वो है डायनेमिक फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को. सो अब स्टेट्स के टर्म में हम पॉपुलेशन देखते हैं. यूपी सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, एंड देन महाराष्ट्र के बाद है बिहार, एंड देन इट्स वेस्ट बंगाल. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आते हैं. सो ये एक निमोनिक है जिसके थ्रू आपको ये चीज़ ज़्यादा देर तक रिमेंबर रहेगी. यूटेंसिल्स मेक बिरयानी विथ ग्रेस. हियर यूटेंसिल का जो यू है वो यूपी के लिए है. सो यूटेंसिल यू स्टैंड फॉर यूपी, एंड देन मेक का जो एम है वो है महाराष्ट्र के लिए, एंड देन बिरयानी का जो बी है वो है बिहार के लिए, एंड विथ ग्रेस का जो डब्लू है वो है वेस्ट बंगाल के लिए. सो यूटेंसिल्स मेक बिरयानी विथ ग्रेस, ये है हमारा यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन का स्टेटस. सो हियर इट इज़ मेंशन कि जो हमारी 76% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है वो हमारी टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स में आती हैं. जब हम टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस स्टेट का सम करेंगे तो वो 76% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन आएंगी. और इसके लिए मैंने एक निमोनिक भी प्रिपेयर किया है जिसके थ्रू आप इजीली लर्न कर सकते हैं, दैट इज़ ATM BMW GK UR. तो इससे क्या होगा कि आपको जो स्टेट्स हैं उनके फर्स्ट लेटर से उनका नेम याद रहेगा. जैसे ATM, A स्टैंड्स फॉर आंध्र प्रदेश, एंड T स्टैंड्स फॉर तमिलनाडु, M stands for Madhya Pradesh. Now BMW, B stands for Maharashtra, M stands for
B stands for Bihar, M stands for Maharashtra, and W stands for West Bengal. Now G stands for Gujarat, K stands for Karnataka, and UR is UP and Rajasthan. So इस वे आपको ये ज़्यादा देर तक रिमेंबर रहेगा. So ATM, BMW, GK, UR, all of this total states combinedly contribute to 76% of our total population. नाउ अब ये तो हो गई स्टेट्स हैविंग हायर पॉपुलेशन. नाउ स्टेट्स हैविंग लोअर पॉपुलेशन. इसमें हमारे बुक में 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं. फर्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड इज अरुणाचल प्रदेश एंड थर्ड इज उत्तराखंड. सो जम्मू एंड कश्मीर कितना शेयर ऑफ पॉपुलेशन होल्ड करती है? ओनली 1.04%. सो जहाँ पर यूपी, वेस्ट बंगाल ये सब स्टेट्स में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में ओनली 1.04% ऑफ पॉपुलेशन स्टेज. सो दैट्स वाई वी कॉल इट हाईली अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कंट्री में है. नाउ अरुणाचल प्रदेश, उसमें सिर्फ 0.11% ऑफ पॉपुलेशन, दैट मीन्स हाईली लो पॉपुलेशन इन स्टेट्स में है. उत्तराखंड विथ 0.84%. सो ऑल ऑफ दीज 3 स्टेट्स कंट्रीब्यूट टू वेरी लेस अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन. तो हमें ये जो डेटा है, जितना परसेंटेज इज गिवन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो रिमेंबर इट. नाउ व्हाट डज फ्रॉम वेयर डज दिस अनइवन पॉपुलेशन कम्स? तो इसका जो रिलेशनशिप है वो पॉपुलेशन और फिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स है. सो दीज फैक्टर अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ एनी स्टेट. तो सबसे पहले हम फिजिकल फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे. फिजिकल फैक्टर्स क्या हैं? हियर इट इज़ गिवन इन द बुक ऑल्सो. तो फिजिकल फैक्टर्स हैं, सबसे पहला क्लाइमेट अलॉन्ग विथ टेरेन. टेरेन इज योर बेसिकली योर लैंड फॉर्म. तो क्लाइमेट कैसा है? क्लाइमेट डज अफेक्ट अ लॉट व्हेन इट कम्स टू पॉपुलेशन. अगर अच्छी फेवरेबल क्लाइमेट है तो पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी, और अगर अनफेवरेबल है तो पॉपुलेशन भी लो रहेगी. नाउ सेकेंड थिंग इज कि इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, दैट इज़ कि नॉर्दर्न प्लेन प्लस डेल्टास प्लस कोस्टल एरियाज़ की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हैं इंटीरियर एरियाज ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडियन एशियन. नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. जिस भी एरिया में वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो करेगा, वेरएज जहाँ पे कम होगी वहाँ पे कम ग्रो करेगा. ये एक पुल फैक्टर है फॉर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ राजस्थान और झारखंड जैसे स्टेट्स में पॉपुलेशन कैसे अट्रैक्ट होती हैं? तो राजस्थान में देयर इज़ डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन विच अट्रैक्ट्स, वेरएज इन झारखंड अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज. आप झारखंड में देखेंगे वहाँ पे बहुत सारी मिनरल्स है, बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जो कि एक जॉब का अपॉर्चुनिटी है, देयरफॉर पॉपुलेशन सेटलमेंट वहाँ होता है. नाउ सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स. अब क्या क्या हिस्टोरिकल या सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन सेटलमेंट में हेल्प करते हैं? तो सबसे पहला है एवोल्यूशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर. जब एग्रीकल्चर का एवोल्यूशन हुआ तो वहाँ पॉपुलेशन भी आने लगी. सेकेंड इज पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क. ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट जब हुआ तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन आकर के स्टे करने लगी. इंडस्ट्रीज, अर्बनाइजेशन, जब ये सारी चीज़ें खुलती हैं एक स्टेट, एक कंट्री, एक जगह पे, तो वहाँ पॉपुलेशन भी अट्रैक्ट होता है क्योंकि वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और एक सेटल्ड लाइफ स्टार्ट की जा सकती है. नाउ रिवर, प्लेन्स एंड कोस्टल एरियाज हैव लार्जर कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन. सो वी हैव जस्ट सीन कि यहाँ पे जो ये कोस्टल एरियाज हैं और ये सब जो रिवर के हैं यहाँ पे हायर, और ये जो रिवर प्लेन्स हैं यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो हायर होते हैं. नाउ पॉपुलेशन इज हायर ड्यू टू अर्ली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो हुआ क्या है, पुराने ज़माने से ही जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर वो पॉपुलेशन रह गई है ज़्यादा. मतलब अगर आप उस एरिया को आज देखेंगे तो वहाँ पे कुछ खास नहीं होगा, बट जस्ट बिकॉज देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ सेटलमेंट, दैट्स वाई वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो सेटल्ड है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाई पॉपुलेशन ड्यू टू इंडस्ट्रीज एंड अर्बनाइजेशन अट्रैक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स. ये बहुत ज़्यादा हो रहा है. और कौन कौन से स्टेट्स में हो रहा है? तो ये मेनली दिल्ली, मुंबई,
बेंगलुरु, पुणे एंड अहमदाबाद में हो रहा है। तो ये सब जो स्टेट में अगर पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन ये आ सकते हैं शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, कि व्हाट इज द ड्राइविंग फैक्टर इन द सेटलमेंट ऑफ पॉपुलेशन इन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो क्या है वो है रूरल अर्बन माइग्रेंट हैं। इंडस्ट्रीज और अर्बनाइजेशन की वजह से माइग्रेशन हो रही है और वो ये सब सिटीज़ में, ये सब स्टेट्स में जाके सेटल हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया। एक एरिया के अकॉर्डिंग कितने उसमें लोग रहते हैं वो होती है डेंसिटी। सपोज देयर इज दिस एरिया एंड देयर इज दिस एरिया जिसमें बहुत पास पास लोग हैं, तो डेंसिटी जो है वो यहाँ की हाई है और यहाँ की लो है। ये हो सकता है यूपी का और ये हो सकता है अरुणाचल प्रदेश का, फॉर जस्ट टू टेक एन एग्जाम्पल। नाउ अब इंडिया की ओवरऑल डेंसिटी क्या है, तो ये भी हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही ये डेटा को स्टडी करेंगे। तो इंडिया की जो 2011 के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये 1 मार्कर में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सो द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज़ 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब इसकी हिस्ट्री क्या रही है, हमने ये नोटिस किया कि लास्ट 50 ईयर्स में देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ ऑलमोस्ट 200 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। जैसे हम देख सकते हैं ये 117 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर था 1951 में, लेकिन 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हो गया है 2011 में। सो वी कैन नोटिस अ वेरी स्टेडी इंक्रीज ऑफ 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन डेंसिटी ओवर लास्ट 50 years ऑफ पीरियड। नाउ अब जो डेंसिटी है वो वेरिएशन में है, जैसे कहीं पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल यूपी, कहीं बहुत कम है लाइक जम्मू एंड कश्मीर। तो हाई डेंसिटी वाले स्टेट्स को पहले स्टडी करते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पर है, इफ़ यू टॉक अबाउट यूटीज़ और स्टेट्स कंबाइंड, तो सबसे ज़्यादा है दिल्ली में विथ 11,297 पीपल पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। सो वी कैन सी यहाँ पे जो दिल्ली का रीजन है वहाँ पे बहुत पास पास डॉट्स हैं। सो दिस शोज कि जो दिल्ली है उसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, कम एरिया है और लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो देयरफॉर उसकी जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा है। इस फिगर में जो आप इंडिया का मैप देख सकते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो क्लोजली या कॉम्पैक्ट वे में डॉट्स हैं वो दिल्ली में ही है, शोइंग कि दिल्ली की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, दिल्ली की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। नाउ दिल्ली के बाद आता है बिहार। अगर स्टेट वाइज पूछा जाए कि हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट में किस स्टेट में है, तो हम बिहार को बोलेंगे विद अ डेंसिटी ऑफ 1102। जो 1029 है वो है वेस्ट बंगाल की। नाउ नेक्स्ट इज यूपी इन लाइन। यूपी की पॉपुलेशन है 828, पॉपुलेशन डेंसिटी है 828, केरला की 859 एंड तमिलनाडु की 555। सो इसमें आपको बेसिकली पहले दिल्ली का रिमेंबर करना है क्योंकि ये कंबाइंड सबसे ज़्यादा डेंसिटी होल्ड करता है, और स्टेट वाइज बिहार का करना है क्योंकि ये स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी होल्ड करता है। नाउ नेक्स्ट इज मॉडरेट डेंसिटी, ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो। तो इसमें स्टेट्स लाइक असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड एंड उड़ीसा आ जाते हैं। नाउ अब लो डेंसिटी कहाँ है, तो लो डेंसिटी है हिल स्टेट्स ऑफ हिमालयन रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। एक्सेप्शन है इसमें असम में क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, तो ये एक एक्सेप्शन है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। रेस्ट जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन नहीं है। वी कैन सी यहाँ पे ये एरिया बहुत ज़्यादा पास पास डॉट्स नहीं है, शोइंग कि जो डेंसिटी है वो कम है। तो यूटी में एक्सेप्शन है अंडमान एंड निकोबार क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। रेस्ट सारे यूटी की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो हाई है। तो ह्यूमन और लैंड का जो रिलेशनशिप होता है दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय डेंसिटी। तो अब हम ये मैप को स्टडी कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो इंडेक्स में सबसे पहले 1201 से ऊपर, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली दिख रहा है, शोइंग कि 1201 से ज़्यादा पॉपुलेशन होल्डिंग स्टेट या यूटी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली है। फिर उससे कम दैट इज 800 से 1200 में नॉर्दर्न स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला आ जाएंगे। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं,
टोटल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया, जब हम इनका डिवीजन करेंगे तो हमें फिजियोलॉजिकल डेंसिटी मिलेगी। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर डेंसिटी। तो एग्रीकल्चर डेंसिटी है टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरियाज। तो एग्रीकल्चर डेंसिटी और फिजियोलॉजिकल डेंसिटी में डिफरेंस क्या है कि हम एग्रीकल्चरल डेंसिटी में टोटल एग्रीकल्चरल सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के पॉपुलेशन को लेते हैं, वेरस फिजियोलॉजिकल में हम टोटल पॉपुलेशन को कंसिडर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एग्रीकल्चर पॉपुलेशन कहते किसे हैं? तो एग्रीकल्चर पॉपुलेशन सारे कल्टिवेटर्स, एग्रीकल्चरल जो लेबर्स होते हैं और जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जब हम उनको सम करेंगे तब हमें एग्रीकल्चर के पॉपुलेशन दैट इज एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन वो मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ होता है चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। इसके भी दो कंपोनेंट्स है। जो पॉपुलेशन ग्रो करते हैं वो दो तरीके से होते हैं, पहले नेचुरली एंड दूसरा इंड्यूस्ड ग्रोथ। पहला नेचुरल में क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ बर्थ रेट और डेथ रेट को मिलाकर के बनता है। बर्थ रेट से क्या होता है? पॉपुलेशन बढ़ती है। डेथ रेट अगर हाई होगा तो इसमें क्या होगा? पॉपुलेशन कम होगी। तो ये एनालाइज होता है सिर्फ और सिर्फ बर्थ रेट और डेथ रेट से। सेकेंड इज इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड में हम सिर्फ बर्थ और डेथ रेट को नहीं लेते हैं, बट अलॉन्ग विद दैट हम इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल दैट इज माइग्रेशन, हम इसमें माइग्रेशन को भी इनटू अकाउंट लेते हैं। डेकेडल प्लस एनुअल ग्रोथ रेट्स ऑफ पॉपुलेशन वो क्या हो रही है? स्टेडली इंक्रीज हो रही है, वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। अगर हम उसे एनालाइज करेंगे तो जो डेकेडल ग्रोथ रेट रहा है पहले का और एनुअल ग्रोथ रेट है वो दोनों धीरे धीरे स्टेडली बढ़ रही हैं। नाउ द नेक्स्ट इज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। इस टॉपिक से सबसे इम्पॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। सो द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इज 1.64% as per 2011 census. Population doubling time. It is the time taken for any population to double at its current annual growth rate. तो जो current annual growth rate है उसी अकॉर्डिंग जितना टाइम लगता है पॉपुलेशन को डबल करने में उसको कहते हैं पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। नाउ देयर इज दिस टेबल गिवन इन योर बुक जिसमें डेकेडल ग्रोथ रेट्स दिया है जो हम कंपेयर कर सकते हैं। 1911 का जैसे है 5.75% का ग्रोथ पॉजिटिव हुआ था, वेरेस 1911 में नेगेटिव। तो ये टेबल में भी दे करके सिर्फ ये पूछ सकता है कि एनालाइज करने के लिए किस में प्लस हुआ है या किस में इंक्रीज हुआ है और किस में डिक्रीज हुआ है। तो इसमें क्या है? ग्रोथ रेट परसेंटेज का हर एक स्टेट वाइज दिया हुआ है। तो एबव 25 में हमारा बिहार आता है और अरुणाचल प्रदेश आता है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो एबव 25 है और फिर उससे नीचे और फिर 20 से 25 में ये आपके नॉर्थ और सेंट्रल नॉर्दर्न पार्ट ही मोस्टली हैं, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न, एंड देन उससे कम इज साउदर्न एरिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न एज वेल एज हरियाणा वाला रीजन। Now 4 phases of growth 1, 2, 3 and 4. Phase 1 है 1901 से 1921 का पीरियड ऑफ टाइम है। सेकेंड पॉइंट है कि इसको स्टैगनेंट और स्टेशनरी फेज बोलते हैं। इसमें पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट जो है वो कम रही है। रीजन बीइंग कि हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई होती थी, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए बर्थ रेट भी हाई होती थी और जो नेट ग्रोथ रेट है वो क्या होता था? वो होता था लो। नाउ वो तो नेगेटिव ग्रोथ रेट भी रिकॉर्ड किया है इन 1911 टू 1921। दिस वी कैन सी हियर इट इज़ गिवन कि ये क्या है 1901 से 1921 तक ये नेगेटिव ग्रोथ रेट है। सो दिस वॉज व्हाट वाज रिटन हियर। तो ये है कि नेगेटिव था। अब इसका रीज़न क्या है? पुअर हेल्थ, इलिटरेसी, इनएफिशिएंट फूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस समय पे क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं था और हेल्थ सेक्टर इतना अच्छा नहीं था, इससे पुअर हेल्थ वगैरह की वजह से जो डेथ रेट थी वो हाई थी एंड इलिटरेसी की वजह से बर्थ रेट हाई थी। फीमेल इलिटरेसी नहीं थी, मैरिजेस बहुत जल्दी हो जाते थे, तो इसकी वजह से द बर्थ रेट वॉज हाई। Now phase 2. Phase 2 is the period from 1921 to 1959. Now इस पीरियड को क्या कहते हैं? स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। अब इसमें क्या था कि जो डेथ रेट है वो
कम हो गया था, क्योंकि अब इम्प्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटीज़ और सैनिटेशन हो गई थी, बेटर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया था, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बेटर हो गया था। जो जो प्रॉब्लम्स फेज़ 1 ने फेस की थी उसी का सोल्यूशन फेज़ 2 में मिला, जिसकी वजह से जो डेथ रेट था वो कम हुआ। जस्ट बिकॉज डेथ रेट कम हुआ तो जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव हुआ, और बर्थ रेट क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, जिसके वजह से हायर ग्रोथ रेट हुआ। नाउ ये बहुत ज़्यादा आयरॉनिकल थी, बिकॉज ये जो पीरियड ऑफ टाइम है 1921 टू 1951, इसमें क्या हुआ है, हमने वर्ल्ड वॉर 2 देखे हैं और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इसको भी फेस करा है, बट इस एरा में भी हमारी जो ग्रोथ रेट है वो हाई थी, विच इज़ वेरी आयरॉनिकल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फेज 3, दैट इज द पीरियड फ्रॉम 1951 टू 1981। इसमें इस पीरियड को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। दिस वॉज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसमें क्या होता है, डेथ रेट भी बढ़ गई थी और डेथ रेट भी कम हो गई थी और बर्थ रेट जो है वो बढ़ गई थी। तो जो नेट एनुअल ग्रोथ रेट था वो क्या था, वो बढ़ गया था, एंड द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट वॉज 2.2%। तो जो ग्रोथ रेट था वो फेज 3 में सबसे ज़्यादा हुआ था, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एज द नेम सजेस्ट, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी, वो इस पीरियड में हुआ था। ना ये पीरियड में क्यों पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, तो इसका पहला रीज़न है कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वर इंट्रोड्यूस्ड। हमारे जो इंडिपेंडेंस के बाद जो डेवलपमेंट प्लान्स आए थे वो इसी टाइम, क्योंकि 51 है और 47 में हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था, तो उसके बाद जो इमीडिएट प्लानिंग एंड स्टफ्स जो थी वो सारी अभी ही इम्प्लीमेंट की गई थी। इकोनॉमी हमारी इम्प्रूव कर रही थी, लिविंग कंडीशन हो रहा था इम्प्रूव, और जो नेचुरल इंक्रीज है दैट इज़ बर्थ रेट हाई एंड डेथ रेट कम, वो हो रहा था, जिसकी वजह से द ग्रोथ रेट वेंट अप। एंड इसमें एक चीज़, एक वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है माइग्रेशन का, क्योंकि इसी समय हम लोग बांग्लादेश क्राइसिस भी फेस कर रहे थे, तो बांग्लादेश से बहुत सारे रेफ्यूजीज़ इंडिया में आए, तो बांग्लादेशीज, टिबेटन्स, नेपालीज, पाकिस्तानीज, दे केम इन इंडिया एंड सेटल्ड एंड देयरफॉर ग्रोथ रेट वेंट अप। तो ये भी एक फैक्टर है फेज 3 में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फेज 4, एंड फेज 4 इज फ्रॉम 1981 टू प्रेजेंट। अब ये हम फेज 4 में अभी हम लोग जी रहे हैं। नाउ ग्रोथ रेट रिमेन्स हाई, हैज स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली। ग्रोथ रेट जरूर ही ज़्यादा है, बट अब वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और इसका रीज़न क्या है, क्रूड बर्थ रेट नीचे जा रहा है। इसका भी रीज़न क्या है कि अब जो मीन एज ऑफ मैरिज है वो अब बढ़ गई है। जब लेट मैरिज होंगे तो क्या होगा कि बच्चे और मेचोरिटी कम्स, सो the importance of family planning comes into being. improved quality of life, जो लाइफ की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो गई है। फीमेल एजुकेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फीमेल की एजुकेशन इम्प्रूव हो गई है, जिसकी वजह से जो बर्थ रेट है वो कम हो गई है। सो देयर इज दिस प्रोजेक्शन दैट इज़ डन बाय वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक, जिसने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इट इज़ सेड कि इंडियाज़ पॉपुलेशन विल टच 1350 मिलियन बाय 2025, जो कि ऑलरेडी अचीव्ड हो गया है, बट 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अभी स्टिल अनअचीव्ड है। ये 135 करोड़ की बात की जा रही है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने अचीव कर लिया है। रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ, रीजनल वेरिएशन अभी हम लोगों ने पढ़ा, कहीं का ग्रोथ ज़्यादा है, कहीं ग्रोथ कम है, तो ये जो वेरिएशन है ये हम पढ़ेंगे स्टेट वाइज या रीजनल तरीके से। तो इसमें जब हम ग्रोथ रेट डिस्कस करेंगे वो 1901 से 2001 की डिस्कस करेंगे। इस पीरियड में लो ग्रोथ रेट नॉट इवन मोर देन 20% विटनेस किया गया था ओवर अ डेकेड बाय दीज स्टेट्स, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी एंड गोवा में जो ग्रोथ रेट था वो 1991 से 2001 तक 20% से भी कम था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि केरला रजिस्टर्ड द लोएस्ट ग्रोथ, इवन लेस देन 9.4 परसेंटेज पॉइंट्स। तो 9.4 परसेंटेज पॉइंट से भी कम था, 9.4 परसेंटेज पॉइंट से कम था केरला का ग्रोथ रेट। तो 1991 से 2001 तक ये एक शिफ्ट हुआ था, नेगेटिव शिफ्ट इन ग्रोथ रेट बाय केरला, एंड इट इज़ नॉट जस्ट इन दिस ग्रुप ऑफ स्टेट बट ऑल्सो इन द कंट्री एज अ होल एज वेल। ये पॉइंट यहाँ मैंशनड है। अब एक जो कंटिन्यूस बेल्ट है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो हमारे कंट्री का ये वाला एरिया है, जिसमें ये पूरा
ये स्टेट्स आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये जो पूरा एरिया और जो सेंट्रल वाला पार्ट है वो सारा हायर ग्रोथ रेट विटनेस किया था देन साउदर्न स्टेट्स। वी कैन नोटिस जो साउदर्न स्टेट्स होते हैं उनसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट होता है वो हमारे जो नॉर्दर्न और सेंट्रल स्टेट्स हैं वो विटनेस किए हैं। अब जो मीडियोकर मतलब जो मॉडरेट ग्रोथ रेट है 20 to 25%, वो जो है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, एमपी, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स विटनेस किए थे। इसमें ये सारे स्टेट्स का नेम रिमेंबर करने का देयर इज नॉट एनी वर्थ, तो आप सिर्फ और सिर्फ मतलब 2-4 स्टेट्स का नेम रिमेंबर कर सकते हैं फ्रॉम ईच ग्रुप टू फ्रेम अ गुड आंसर। नाउ ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001 to 2011, अभी जो हम लोग ग्रोथ रेट स्टडी कर रहे थे वो हम लोग 1991 और 2001 के बीच का जो डेकेडल ग्रोथ रेट था वो डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग वन स्टेप आगे लेकर के 2001 से 11 तक का ग्रोथ रेट डिस्कस करेंगे। तो ये क्या था कि एक ओवरऑल ग्रोथ रेट जो स्टेट्स और यूटी का था वो कंपैरेटिवली नीचे गया था। सो ग्रोथ रेट बिकेम लोअर देन 2001 इन 2011। अब 6 मोस्ट पॉपुलर स्टेट जो हैं उनका जो ग्रोथ रेट था वो फॉल हुआ था, लाइक एग्जाम्पल यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड एमपी। नाउ अब फॉल का भी दो फॉल है, एक है लोएस्ट और एक है हाईएस्ट। तो सबसे कम फॉल हुआ था, मतलब सबसे कम फर्क किस स्टेट पे पड़ा था, तो आंध्र प्रदेश पे था। द पॉइंट बिंग 3.5 पॉइंट से सिर्फ वो कम हुआ था, बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट में चेंज नहीं हुआ था। और हाईएस्ट ग्रोथ रेट में चेंज हुआ था महाराष्ट्र के विथ 6.7 परसेंटेज पॉइंट्स। तो ये यहाँ मैंशनड है कि जो ये फॉल था वो सबसे ज़्यादा हुआ था महाराष्ट्र के लिए। और तमिलनाडु और पुडुचेरी ये एक एक्सेप्शन थे, ये रजिस्टर किए थे सम इंक्रीज इन ड्यूरिंग 2001 एंड 11। सो ये डेकेड था, इसमें जो तमिलनाडु है और जो पुडुचेरी है वो क्या है कि ग्रोथ जो है पॉजिटिव ग्रोथ उसमें हुआ था, और ये ओनली एक्सेप्शंस हैं। So now the next topic is adolescents. Adolescents are the most important part of population. इनका जो शेयर है वो है 20.9%, और इसमें जो एज कंसिडर किया जाता है वो है 10 to 19 ईयर्स। जो 10 to 19 ईयर्स के पर्सन होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं या एडोलेसेंट्स होते हैं, उनकी जो शेयर इन द पॉपुलेशन है वो 20.9% है। अब ये 20.9% फर्दर बाइफरकेटेड है मेल और फीमेल में। तो इसमें जो मेल कॉम्पोजिशन है वो है 52.7%। तो आउट ऑफ टोटल 20.9% मेल जो है वो है 52.7%, और जो फीमेल है वो है 47.3%। सो इसमें हम ये देख सकते हैं कि मेल की जो पॉपुलेशन है एडोलेसेंट में वो फीमेल से ज़्यादा है। अब वाई द स्टडी ऑफ एडोलेसेंट्स बिकम इम्पॉर्टेंट? बिकॉज दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल यूथफुल पॉपुलेशन एंड दे हैव हाई पोटेंशियल एंड दे कैन टर्न वल्नरेबल इफ नॉट गाइडेड और चैनलाइज्ड प्रॉपरली। तो अगर हम एडोलेसेंट को प्रॉपरली चैनलाइज नहीं करेंगे तो दे कैन become vulnerable and they can get engaged in various activities जो कि हमारे challenges के अंडर आते हैं। challenges क्या हैं एडोलेसेंट के रिगार्डिंग फॉर द सोसाइटी? सबसे पहला है लोअर एज ऑफ मैरिज की एज कम हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो ये एडोलेसेंट्स में इनकी शादी हो जाती है। तो दिस इज़ अ वेरी मेजर चैलेंज फॉर आवर सोसाइटी टू इम्प्रूव अपॉन। सेकेंड इज़ हाई रेट ऑफ HIV एंड एड्स इन्फेक्शंस। सो इन ये जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होती है टू हाई रेट्स ऑफ HIV एंड एड्स इन्फेक्शंस। तो उन्हें इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, इन सब चीज़ों से बचाना एक सोसाइटी के लिए बड़ा चैलेंज रहता है। नाउ इलिटरेसी, बिकॉज द illiteracy becomes a very important factor in the challenges। हमें सारी population मतलब adolescents को education provide करना है, which is very। now the next topic is adolescents का शेयर ऑफ पॉपुलेशन कितना है? 20.9%। हमारे टोटल 100% पॉपुलेशन में से 20.9% जो है वो एडोलेसेंट्स हैं। अब इनका एज क्या है? 20 to 19 ईयर्स के जो
पर्सन होते हैं उनको हम एडोलेसेंट में काउंट करते हैं। अब इसका जो फर्दर बाइफर्केशन है वो ये है कि इसमें 52.7% मेल है और जो बची हुई पॉपुलेशन है दैट इज 47.3% वो है फीमेल। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी एडोलेसेंट्स? देयर आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट रीजन्स गिवन। पहला है कि यूथफुल पॉपुलेशन है, जो एडोलेसेंट्स की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा यूथफुल है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर अ कंट्री टू ग्रो। एंड सेकेंड इज हाई पोटेंशियल्स। तो जो पॉपुलेशन एडोलेसेंट की है उनके पास हाई पोटेंशियल्स है टू अचीव ग्रोथ, टू अचीव मैसिव ग्रोथ इन वेरियस फील्ड्स। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि दे आर वल्नरेबल टू डिफरेंट नॉट वेरी गुड थिंग्स। तो उनको जो अगर चैनलाइज प्रॉपरली नहीं किया जाएगा तो वो दे आर वल्नरेबल इफ़ नॉट गाइडेड एंड चैनलाइज प्रॉपरली, जो कि हमारे चैलेंजेस के अंदर आ जाता है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू वाई द एडोलसेंट्स आर इम्पॉर्टेंट? उनके जो चैलेंजेस हैं अगर हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे तो दे कैन बिकम वल्नरेबल। फर्स्ट चैलेंजेस मीन एज ऑफ मैरिज, लोअर एज ऑफ मैरिज। मैरिज की एज बहुत ज़्यादा लो हो रही है जिसकी वजह से हाई रेट ऑफ HIV इन्फेक्शंस एंड एड्स इन्फेक्शंस आर कॉमन। नाउ इलिटरेसी, सबसे मेन प्रॉब्लम जो हमारे एडोलेसेंट के लिए जो चैलेंज बन जाता है हमारी सोसाइटी के लिए वो है इलिटरेसी। बिकॉज एजुकेशन अगर नहीं होगी तो ये एडोलेसेंट का ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। सो लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली इन फीमेल्स। इफ females are not educated, their marriage will take place before the mean age of marriage, so this becomes a challenge. Now physical and mental disability and retardedness, ये एक ऐसी एज होती है जिसमें अगर ध्यान ना दिया जाए तो फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी या एक अलगाव का जो फीलिंग होता है दिस बिकम्स कॉमन। नाउ स्कूल ड्रॉप आउट्स, इसी टाइम में जब पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रंस टू स्कूल ड्रॉप आउट्स भी होते हैं विच इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। ड्रग अब्यूज़ एंड अल्कोहलिज्म, यही एज ड्रग अब्यूज़ और अल्कोहलिज्म को भी अट्रैक्ट करती है, जिसमें ये सब चीज़ों में स्टूडेंट्स या चिल्ड्रंस अगर एडोलेसेंट्स टू बी स्पेसिफिक अगर इंगेज हो जाएंगे तो वो सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम। नो न्यूट्रिशन इनटेक, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाई रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी ऑफ एडोलेसेंट मदर्स, एडोलेसेंट गर्ल्स जब मदर बन जाती हैं तो उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो हाई है, इसके वजह से उनकी डेथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यही एज में क्राइम्स एंड ऑल इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर। सो ये सब जो चैलेंजेस हैं वो हमें एज ए सोसाइटी अचीव करना है और ये सब चैलेंजेस को फेस करके एडोलेसेंट्स को लिटरेसी की तरफ बढ़ाना है। नाउ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, दिस इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। सो जब कोई माइनर विथ बिफोर द एज ऑफ मेचोरिटी गेट्स इनरोल्ड और इन्वॉल्व इन एनी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ तो वो जो क्राइम कमिटमेंट होता है उसको जुवेनाइल डेलिक्वेंसी से जाना जाता है। तो ये भी एक बहुत ही सीरियस चैलेंज है फॉर द सोसाइटी रिगार्डिंग एडोलेसेंट्स। सो इसे हम लिटरेसी के थ्रू इस प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। Now, seeing these challenges, government has introduced various policies regarding adolescence. First is National Youth Policy. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट्स मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं और इसका डेट व्हेन इट स्टार्टेड दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर 1 मार्कर। February 2014 में नेशनल यूथ पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। अब इसका क्या विजन था? तो इसका विजन जो है वो था to empower the youth of the country to achieve their full potentials and through them enable India to find its rightful place in the community of nations. तो इसमें एक होलिस्टिक विजन को अचीव करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है जिसमें यूथ को हाई पोटेंशियल को अचीव, उनके खुद के हाई पोटेंशियल्स को अचीव करने के लिए उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी जिसके थ्रू इंडिया एक कम्युनिटी ऑफ नेशंस दैट मीन्स वर्ल्ड में एक अच्छे पोजीशन पे स्टैंड कर पाएगा। इफ़ इंडिया वांट्स टू ग्रो इट नीड्स टू फोकस ऑन इट्स एडोलेसेंट पीपल जिसमें हाई पोटेंशियल्स होते हैं। सो दिस पॉलिसी वॉज रिगार्डिंग दैट ओनली। नाउ नेक्स्ट पॉलिसी इज
नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन 2015। इन 2015 इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। इसका क्या था, ये एक फ्रेमवर्क था जिसके अंदर एक चेन बनाई गई थी स्किलिंग एक्टिविटीज़ को और जो डिमांड सेंटर्स हैं उन्हें ज्वाइन कर करके। दैट मीन्स जिसके पास स्किल है और जिसके पास डिमांड है, इन दोनों को जोड़ करके ये एक पॉलिसी बनाई गई थी जो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करता है। दैट मीन्स इट इज़ मोर ऑन द जॉब ओरिएंटेड पार्ट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इन योर सिलेबस इज पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। नाउ अब हम पॉपुलेशन के कॉम्पोजिशन को पढ़ेंगे। नाउ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन होता क्या है, ये एक डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी है। ये है एक डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी अंडर विच ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। आप बुक 1 में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी अनन्या मैम मस्ट हैव एक्सप्लेन्ड यू, ये डिफरेंट फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी होती हैं। तो उसमें ये जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी के फील्ड में आती है। तो इसमें क्या है, वास्ट कवरेज और एनालिसिस होता है किसका, एज एंड सेक्स, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ethnic characteristics, language, religion, marital status, literacy, education, occupational characteristics। तो ये जो सारी फीचर्स हैं वो एक पॉपुलेशन की इस पॉपुलेशन कंपोजिशन या पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ सबसे पहला कंपोजिशन हम लोग पढ़ेंगे वो है रूरल और अर्बन एरिया के लेवल पे। तो रूरल अर्बन एरिया का जो पॉपुलेशन डिवीजन है वो रिफ्लेक्ट करता है सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। अब हम देखते हैं कि 100% में से अगर 100% पॉपुलेशन हमारे कंट्री में है तो उसमें से 68.8% रूरल एरिया में रहते हैं और 31.16% जो है वो अर्बन एरिया में रहते हैं। सो रूरल पॉपुलेशन इज़ वे मोर देन ऑलमोस्ट मोर देन डबल देन अर्बन पॉपुलेशन। अब इंडिया में 6,40,867 विलेजेस हैं जिसमें से कि 93.2% दैट इज़ 5,97,608 विलेजेस हैं वो हैं इनहेबिटेड, उसमें ऑलरेडी लोग रहते हैं। दिस डेटा इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स जस्ट दैट 93.2% इज ऑक्यूपाइड, यू नीड टू रिमेंबर दिस। नाउ इसमें अब दो चीज़ हैं। फर्स्ट इज बिहार एंड सिक्किम में जो रूरल पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कहाँ रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है और कहाँ कम। तो जब बिहार और सिक्किम की बात होगी तो वहाँ पॉपुलेशन जो रूरल की है वो बहुत ज़्यादा है। वही गोवा और महाराष्ट्र में रूरल पॉपुलेशन बहुत कम है, लिटिल मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। नाउ अब हम लोग स्टेट्स की तो बात कर लिए कि कहाँ ज़्यादा कहाँ कम है। नाउ कम्स द यूटी। सो यूटी में जो रूरल पॉपुलेशन है वो कम ही रहते हैं जनरली, जस्ट देयर इज़ वन एक्सेप्शन दैट इज़ दादर एंड नगर हवेली। इसमें क्या है 53.38% जो पॉपुलेशन है वो है रूरल एरिया में रहती है। तो ये एक एक्सेप्शन है, यू नीड टू रिमेंबर दिस। नाउ साइज ऑफ विलेज ये भी वेरी करता है, हर एक स्टेट वाइज जो विलेज का साइज है वो वेरी करता है। वो 200 मोर देन 200% होता है इन हिल स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, वेस्टर्न राजस्थान और रन ऑफ कच्छ में जहाँ पे पॉपुलेशन कम रहती है। वही 17,000% होता है केरला एंड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। सो यू कैन सी now the size of villages, like the definition of village also varies state to state। now जो interstate और intrastate levels पे हम देखेंगे तो relative urbanization का जो डिग्री है और रूरल अर्बन माइग्रेशन ये रेगुलेट करती है रूरल पॉपुलेशन को। रूरल पॉपुलेशन कितनी रहेगी या कितनी नहीं रहेगी ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला अर्बनाइजेशन, दूसरा माइग्रेशन या रूरल अर्बन माइग्रेशन और मूवमेंट। तो ये जो है इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। नाउ अब हम लोग रूरल की बात कर चुके हैं। अर्बन पॉपुलेशन, तो अर्बन पॉपुलेशन टोटल 100% में से 31.16% ऑफ जो पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में वो है अर्बन। अब इसमें क्या है,
अब ग्रोथ रेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन क्यों बढ़ गया है? क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा है और हेल्थ और हाइजीनिक कंडीशंस जो है वो भी इम्प्रूव होने लगे हैं, जिसकी वजह से पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज आर माइग्रेटिंग टू अर्बन एरियाज. Now in almost all of the states and UTs जो इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन हुआ है वो दो चीज़ इंडिकेट करता है. पहला सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा इंक्रीज रेट ऑफ रूरल अर्बन डेवलपमेंट. वही जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है दैट कैन बी दैट इज अर्बनाइजेशन, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन या बेटर फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग गेट्स कवर्ड अंडर दिस पैराग्राफ आई जस्ट कवर्ड. सो नाउ अब हम लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन मतलब लैंग्वेज के बेसिस में हमारे पॉपुलेशन में क्या कॉम्पोजिशन है हम वो स्टडी करेंगे. हम लोग जानते हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो इसलिए हम इंडिया को लैंड ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कहते हैं. इतनी सारी डाइवर्स लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं इंडिया में, सो देयरफॉर वी कॉल इट लैंड ऑफ linguistic diversity. So according to Grierson Linguistic Survey of India 1903 to 1928, there are 179 languages, 544 dialects in India. You need to remember this. ये हमारे बोर्ड्स में भी आया था, जिसमें नोट्स लिखने के लिए आया था लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पे ऑफ इंडिया. और देयर वाज दिस स्टेटमेंट, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, एक्सप्लेन. तो हमें ये सारे पॉइंट्स का हेल्प कर करके एक अच्छा सा आंसर प्रिपेयर करना होता है. ऑल्सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर 1 marker ऑल्सो. सो इंडिया हैज़ 179 लैंग्वेजेस एंड 544 डायलेक्ट्स. अब क्या है, देयर आर नंबर ऑफ शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं और बहुत सारे नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं. दिस डेटा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन होल्ड करती है? तो हिंदी इज स्पोकन बाय मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्पीकर्स जो है वो हिंदी के ही होते हैं. अब सबसे कम किसके होते हैं? तो बोडो, संस्कृत, मणिपुरी, ये सब जो ग्रुप्स हैं इनके सबसे कम परसेंटेज ऑफ स्पीकर्स होते हैं. और ये भी चीज़ है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये एरिया में हिंदी बोली जाती है, यहाँ पर बोली जाती है इंग्लिश या यहाँ बोली जाती है संस्कृत. जो लिंग्विस्टिक बाउंड्री है वो बहुत ज़्यादा दिखती नहीं है. इट्स लाइक यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे थोड़ा हिंदी प्लस इंग्लिश, यहाँ पे फिर इंग्लिश. तो हमेशा जो लिंग्विस्टिक बाउंड्री है वो कभी दिखती नहीं है. कोई शार्प या डिस्टिंक्ट नहीं बोला जा सकता कि यूपी में हिंदी बोलते हैं, बिहार में बिहारी. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स लाइक कि जो लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज हैं वो बहुत शार्प नहीं होती हैं. इट लाइक ग्रेजुअली एमर्जेस. नाउ लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन. तो हमारे लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन में 4 फैमिलीज हैं. ऑस्ट्रिक निषादा, द्रविडियन द्रविड़ा, साइनो तिब्बतन एंड इंडो यूरोपियन. तो ये चारों फैमिलीज हमारे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में आती हैं, जिसके अंदर सब फैमिलीज भी आती हैं. ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रोनेशियन, द्रविडियन में कोई सब फैमिली नहीं है. साइनो तिब्बतन में है तिब्बतन म्यांमारी, सियामीज चाइनीज़, और इंडो यूरोपियन में है इंडो आर्यन. सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडो यूरोपियन, दैट इज़ आर्यन, बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स टू 73% ऑफ पॉपुलेशन. ये हमारे CUET एग्जाम में भी आया था दिस फैक्ट, सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर ये कौन कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं ये गिवन है, और इनका एरिया क्या है. तो इंडो यूरोपियन का एरिया आउटसाइड इंडिया भी है, जम्मू एंड कश्मीर में भी बोला जाता है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ऑल ऑफ दिस एरिया इज कवर्ड अंडर Indo-European. So ये table is not very important, but the percentage share of population belonging to different families is very important. उसमें सबसे ज़्यादा important है Indo-European, जिसमें Aryans हैं और 73% of people belong to this family. सो नाउ रिलीजियस कॉम्पोजिशन. रिलीजन के बेसिस पे पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन स्टडी करेंगे. सबसे ज़्यादा जो है वो हिंदूज़ हमारे कंट्री में हैं. तो हिंदूज़ मेजर ग्रुप हैं. ऑलमोस्ट 70 to 90% ऑफ पॉपुलेशन मेजर स्टेट्स में ये होल्ड करते हैं. और इनकी जो टोटल परसेंटेज इन पॉपुलेशन है वो 79.8 है. देयरफॉर 100% पॉपुलेशन में से 79.8% लोग हिंदू हैं, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा या मेजर ग्रुप बन जाता है इन रिलीजन. एंड इसके स्पीकर्स हैं 966.3 million. दिस डेटा इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट द परसेंटेज डेटा इज़ इम्पॉर्टेंट.
ना इसमें भी एक्सेप्शन है, कुछ स्टेट्स में हिंदू की मेजॉरिटी नहीं है, जैसे जो स्टेट्स इंडो और बांग्लादेशी बॉर्डर्स पर हैं, जो इंडो पाक बॉर्डर पे हैं, जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और डेक्कन प्लेटू और गंगा प्लेन्स के स्कैटर्ड प्लेसेस पे, स्कैटर्ड एरियाज में हिंदू मेजॉरिटी में नहीं है। नाउ सेकेंड मोस्ट प्रोमिनेंट ग्रुप इज मुस्लिम। लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी इन आवर कंट्री इज मुस्लिम, हैविंग अ परसेंटेज ऑफ 14.2 परसेंटेज मुस्लिम्स का हमारे कंट्री में है, विच इज़ द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी। अभी कहाँ कहाँ कंसनट्रेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, दिल्ली, पुडुचेरी, ये सब एरियाज में मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है, मुस्लिम्स रिसाइड करते हैं। अब मेजॉरिटी कहाँ है? कश्मीर वैली और लक्षद्वीप। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ कहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी फॉर्म करती है? तो कश्मीर वैली एंड लक्षद्वीप में मुस्लिम रिलीजन के लोग मेजॉरिटी फॉर्म करते हैं। नाउ थर्ड इज क्रिश्चियन हमें मोस्टली रूरल एरियाज में कंसनट्रेटेड है हमारे कंट्री में। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज गोवा, दैट कंसिस्ट ऑफ गोवा, केरला एंड हिल स्टेट्स ऑफ मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, छोटा नागपुर एरिया एंड हिल्स ऑफ मणिपुर में क्रिश्चियंस रहते हैं। देयरफॉर वी कैन से कि जो ये वेस्टर्न कोस्ट है प्लस जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर क्रिश्चियंस रहते हैं। नाउ सिक्स, तो सिख की जो कंसंट्रेशन है वो स्मॉल एरियाज में ही है। इसको हम लोग एक निमोनिक से लर्न कर सकते हैं, PhD से, पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली। तो PhD पंजाब, P स्टैंड्स फॉर पंजाब, H स्टैंड्स फॉर हरियाणा एंड D स्टैंड्स फॉर दिल्ली। तो सिख्स बहुत कम रिलेटिव स्मॉल पार्ट ऑफ एरिया में इंडिया में रहते हैं और उनकी परसेंटेज भी 1.7% ही है पॉपुलेशन में। और ये PhD दैट इज़ पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली में रिसाइड करते हैं और मोस्टली कंसनट्रेटेड हैं। नाउ नेक्स्ट इज जैन 0.4% ऑफ पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं और मोस्टली अर्बन एरियाज में रहते हैं, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के। नाउ बुद्धिस्ट ये मोस्टली कंसनट्रेटेड है महाराष्ट्र में। तो बुद्धिस्ट का जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमें महाराष्ट्र का लिखना है। और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, त्रिपुरा, लाहौल एंड स्पीति एंड इन हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर भी इनकी कंसंट्रेशन है, बट मोस्टली महाराष्ट्र में है और 0.7% ये हमारे पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब अदर रिलीजन्स कौन से हैं? जो राष्ट्रियंस, ट्राइबल्स और जो इंडिजिनस फेथ्स एंड बिलीफ्स हैं ये भी है। ये सब स्मॉल पॉकेट्स में कंट्री में हैं, कहीं ऐसा बहुत ज़्यादा ये स्प्रेड नहीं है, दैट्स वाई ये स्मॉल पॉकेट्स में कंट्री में स्कैटर्ड हैं। नाउ देर इज दिस इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस बॉक्स, दैट इज रिलीजन एंड लैंडस्केप। ये बॉक्स एक्सप्लेन करता है हमें रिलीजन और लैंडस्केप के बीच में जो रिलेशनशिप है। तो जो रिलीजन्स के एक्सप्रेशन है वो हम लोग स्ट्रक्चर्स के थ्रू, जैसे हमारे कंट्री में जो मंदिर टेम्पल्स होते हैं उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं और सीमेंट्रीज का यूज़ कर करके बनाया जाता है लैंडस्केप। और प्लांट्स एंड एनिमल्स, वी सी की हिंदूज वर्शिप करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, काउ इज़ वर्शिप। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो रिलीजन एंड लैंडस्केप में आते हैं, इनको सैक्रेड माना जाता है। ये हमारे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और ये विलेज श्राइन से लेकर के लार्ज हिंदू टेम्पल्स, मॉन्यूमेंटल मस्जिद्स और डेजिनेटेड कैथेड्रल्स इन लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे रिलीजन को लैंडस्केप से डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है। फॉर हिंदूज देयर आर टेम्पल्स, मस्जिद्स होते हैं मुस्लिम्स के लिए एंड ETC, गुरुद्वारा होता है सिख्स के लिए। सो ऑल ऑफ दिस आर landscapes and related to religion. Now the next topic is composition. हम लोग अपने फोर्थ और लास्ट कंपोनेंट या फीचर पे पहुंच गए हैं, दैट इज composition. अब हम लोग पढ़ेंगे composition क्या है वर्किंग पॉपुलेशन की। अभी तक हमने कॉम्पोजिशन रिलीजन के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक, रूरल, अर्बन एरियाज पे पढ़ लिया है। अब ये वर्किंग पॉपुलेशन पे। तो वर्किंग पॉपुलेशन को हम लोग 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट करते हैं। फर्स्ट इज मेन वर्कर, सेकंड इज मार्जिनल वर्कर, थर्ड इज नॉन वर्कर। तो मेन वर्कर कौन है? जो 183 डेज से ज़्यादा जॉब करता है, जो ज़्यादा वर्क करता है, या उसको 6 मंथ्स भी कह सकते हैं, उसको हम लोग मेन वर्कर की कैटेगरी में डालते हैं। नाउ मार्जिनल वर्कर जो 183 डेज से कम करता है जॉब, उसे हम
मार्जिनल में डालते हैं। वेट, आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग। सो नाउ हम कॉम्पोजिशन के लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं, जो हम वर्किंग पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन को समझेंगे। नाउ वर्कर इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज मेन, मार्जिनल एंड नॉन वर्कर। मेन वर्कर्स वो होते हैं जो 183 डेज से ज़्यादा जॉब करते हैं या 6 मंथ से ज़्यादा एक ईयर में जॉब करते हैं। मार्जिनल वो होते हैं जो लेस देन 183 डेज या 6 मंथ्स इन अ ईयर जॉब करते हैं। ना नॉन वर्कर जो जॉब ही नहीं करते। तो मेन और मार्जिनल वर्कर के जो पॉपुलेशन है वो है 39.8%। दैट मीन्स 39.8% इन आर पॉपुलेशन इज़ वर्किंग पॉपुलेशन। इसका मतलब बहुत ही बेकार ये एक इंडिकेशन है विच शोज़ कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन इंडिया में ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट वाले पीपल ज़्यादा है। देयरफॉर वर्किंग पॉपुलेशन इज लेस दैन डिपेंडेंट पॉपुलेशन इन आवर कंट्री। 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट, शोइंग कि 50% आई मीन हाफ से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है, जो कि एक बर्डन बन जाता है वर्किंग पॉपुलेशन के लिए। अब हम वेरिएशन पढ़ेंगे कि हर जगह सेम तो हो नहीं सकता, इंडिया बीइंग द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। तो मॉडरेट वेरिएशन हम लोग देखते हैं। गोवा, यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है गोवा और दमन का। 39.6% गोवा में वर्किंग पॉपुलेशन की शेयर है और 49.9% दमन एंड दीव में है। तो ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं वेरिएशन है, मॉडरेट वेरिएशन है। नाउ वी विल सी कि हायर परसेंटेज ऑफ वर्कर्स कहाँ हैं। तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, नागालैंड जैसे स्टेट्स में जो परसेंटेज ऑफ वर्कर्स है वो ज़्यादा है। इसका एक रीज़न है कि यहाँ पर जहाँ पर लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुए हैं वहाँ पर जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को होल्ड ऑन करने के लिए मैनुअल वर्कर की ज़रूरत होती है, जिसके वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा होती है। इट इज़ अंडरस्टूड दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया द वर्क पार्टिसिपेशन rate tends to be higher in areas of lower level of economic development, since number of manual workers are needed to perform subsistence or near subsistent economic activity. For example, जहाँ पर जो low level of economic development है, for example हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर subsistence activities like agriculture में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, मैनुअल लेबर होंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बट स्टिल वो एक वर्किंग पॉपुलेशन के अंडर आएंगे। तो वहाँ पर पॉपुलेशन का जो रेट है वो ज़्यादा होता है। नाउ हायर पार्टिसिपेशन रेट इन यूटीज़ हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने स्टेट का देखा है तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब में ज़्यादा परसेंटेज ऑफ रेट्स हैं, परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हैं। वही हम देखते हैं अब यूटीज़ का। यूटी में दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में हायर पार्टिसिपेशन रेट है। नाउ अब यही पॉइंट है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जहाँ पे कम हुआ है वहाँ पे वर्क पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा रहेगा। अब ऑक्यूपेशनल कॉम्पोजिशन हम लोग देखते हैं। ऑक्यूपेशनल कॉम्पोजिशन होता है कि हम लोग कौन से सेक्टर्स में बिलोंग करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी मीन्स एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मीन्स इंडस्ट्री, टर्शरी मीन्स सर्विसेज। तो अब इसमें क्या है कि जो 54.6% जो मेजर हमारा पॉपुलेशन है वो कल्टीवेटर है या एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं। अब सेकंड है 3.8% हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ में, और 41.6% जो हैं वो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड कॉमर्स में इन्वॉल्व है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री के अलावा नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ में। अब इसमें एक और फैक्ट है, वो ये है कि मेल वर्कर्स जो हैं वो सारे कैटेगरीज में, सारे दैट मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में जो मेल हैं वो फीमेल से ज़्यादा हैं। So now we will be covering this paragraph promoting gender sensitivity through बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोशल कैंपेन। तो अब ये जो डिफरेंस है बिटवीन मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, ये क्या है, ये बायोलॉजिकल है, ये सिंस बर्थ है, बट ये क्या हो जाता है, बेसिस बन जाता है सोशल डिस्क्रिमिनेशन का, जिसके लिए गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोशल कैंपेन। और ये जो डिफ्रेंसिएशन है उस पर, डिस्क्रिमिनेशन है उस पर यूएनडीपी ने बोला है इफ़ डेवलपमेंट इज़ इनजेंडर्ड इट इज़ इंडेंजर्ड। दैट इज़ अगर डेवलपमेंट इनजेंडर्ड नहीं है, सारे जेंडर्स के लिए नहीं है, तो वो डेंजर में है, क्योंकि अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो हमारा जो डेवलपमेंट है उसका कोई वर्थ नहीं है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्नॉलेज्ड ये डिस्क्रिमिनेशन एंड हैज़ लॉन्च्ड अ नेशन वाइड कैंपेन
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. So this was all about this box. It was also about the newspaper cutting. इंडिया जिसमें नेबर से कम है, इंडिया से बेटर परफॉर्म करने वाले बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल हैं. सो दिस इज शोइंग कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में कितना ज़्यादा है. अब ये जो है ये टेबल है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का. इसमें ये शो कर रहा है कि कितने कल्टीवेटर हैं, एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, हाउस होल्ड और अदर वर्कर्स हैं. तो ये जस्ट हैव अ लुक एट इट, इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट. नाउ अब ये है ऑक्यूपेशनल कैटेगरी. तो ऑक्यूपेशनल कैटेगरी में हम लोग वर्किंग पॉपुलेशन को 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं. फर्स्ट इज कल्टीवेटर, सेकेंड इज एग्रीकल्चरल लेबर्स, थर्ड इज हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड फोर्थ इज अदर वर्कर्स. तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग वर्कर्स को या ऑक्यूपेशनल कैटेगरी में हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं. और फीमेल्स की बात की जाए तो जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें फीमेल सबसे ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. ये इम्प्रूवमेंट अब देखा जा रहा है. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ में भी फीमेल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ते जा रहा है. और ये जो एग्रीकल्चर ने डिक्लाइन शो किया है फ्रॉम 58.6% इन 2001 टू 54.6% इन 2011. ये एक सेक्टोरल शिफ्ट की तरफ इशारा करता है विच शोज़ कि हमारी इकोनॉमिक में सेक्टोरल शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम एग्रीकल्चरल डोमिनेंट इकोनॉमी टू इंडस्ट्रियल और अर्बनाइज्ड इकोनॉमी. इसमें क्या है, हमें ये जो स्टेट वाइज पॉपुलेशन कैटेगरीज हैं उसमें एग्जांपल्स दिए हैं. जैसे हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में कल्टीवेटर्स बहुत ज़्यादा हैं. वहीं पे बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में ये सब में हाई पॉपुलेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं. और दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी जैसे डेवलप्ड स्टेट्स में या यूटीज़ में लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वर्कर जो हैं वो अदर सर्विसेज दैट मीन्स टर्शियरी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर 1. If you find it helpful, please like, share and subscribe. Thanks for watching. Happy learning.